जय हिंद दोस्त, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे मॉडल पेपर को लेकर के, जो कि आपको इंटरनेट के द्वारा जारी किया गया है। आपको ये देख लेना चाहिए और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं डायरेक्ट। प्रश्न आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप कहोगे भैया प्रश्न दिख रहा है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, आपको याद रखना है। शून्य, ऋणात्मक, अनंत या धनात्मक। तो डायरेक्ट बात याद रखना है कि ये क्या होती है। तो आपको भैया होती है अनंत। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े, क्वेश्चन हमारा कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी वास्तविक होगा मतलब जो सीधी बात करेगा वो सीधा आपके सामने रहेगा। ठीक है, ये इंसान में भी देखा जाता है। जो छुप के वार करेगा वो पीछे रहेगा। तो वास्तविक चीज कहाँ बनता है, वो आगे बनता है। तो याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दर्पण के पीछे या दर्पण के आगे या ए या एवं बी दोनों या कौन नहीं। तो आप कहेंगे भैया इसमें हो जाएगा हमारा बी। आगे चलिए, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपतन 29 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के जो बीच कोण का जो कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा। यहाँ पर लाइकन सब क्या करता है, देखता है कि आपतन को यहाँ पर पूछ रहा है 30 डिग्री, डायरेक्ट कुछ पढ़ता नहीं है ना है, अब मार देता है कौन सा, परावर्तन का। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना। देखिए आपको क्या करना है, पहले ये ऐसे समझ लेना कि ये भैया एक दर्पण है, हमारा दर्पण है। ठीक है भैया, ये दर्पण हो गया। इस तरीके से कोई किरण आई तो उसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, किरण जाएगी तो उसको कहेंगे परावर्तित किरण। इतनी बात समझ में आ गई भैया, बिल्कुल। तो अब बीच में एक डाला जाता है, वो क्या है, अभिलंब। इस कोण को क्या कहते हैं, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए आपके सवाल में दिया हुआ है क्या, तो भैया दिया हुआ है ये जो है आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपतन कोण 30 डिग्री दिया है तो परावर्तन भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसा प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि परावर्तन कोण बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि आप परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण बताइए। तो ये देखिए, ये है आपका परावर्तित किरण और ये है आपका आपतित किरण। तो इसके बीच अगर आपकी बात आपको बताएं, इसके बीच क्या हो जाएगा, अब इतना समझिए, इसके बीच अब क्या हो जाएगा। क्योंकि भैया 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे जो प्रश्न है उनको देखिए। प्रश्न कह रहा है कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल कितनी होगी। सीधी बात है कि जितना आपतित होगी उतना ही उसी चाल से लौटेगा ही भी, क्योंकि ये क्या है, परावर्तन। ये अपवर्तन नहीं है कि चाल बदल जाएगा। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर के सवाल को, यहाँ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण में कार्तलीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो आपको याद रहनी चाहिए कि मूल बिंदु भैया कहाँ से लिया जाता है। तो ये आपके दर्पण हो गए, ये उत्तल दर्पण हो गए। इसको अपन क्या कहते हैं, कहेंगे भैया ये जो पॉइंट आप बना रहे हो इसे कहते हैं ध्रुव। और कहाँ से नापी जाती है, तो ध्रुव से नापी जाती है। कहाँ से नापी जाती है, आप कहेंगे भैया ध्रुव से नापी जाती है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए। चलिए नंबर यहाँ पर 6 देख लीजिए। 6 क्या कह रहा है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति बढ़ती है, घटती है या समान रहती है। तो भैया विरल में कोई भी चीज एकदम तेज दौड़ेगा, वही सघन में जाकर के थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन में आ जाएगा, आप बताएंगे। ए बढ़ती है, बी घटती है, सी समान रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मारना है कि भैया ये घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। ए में आवृत्ति, बी में तरंग दैर्घ्य और सी में रंग, डी में ए और बी दोनों। तो भैया इसमें क्या आ जाएगा, आवृत्ति भी बदलती है, तरंग दैर्घ्य भी बदलती है। तो आपको क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये वाला प्रश्न देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको बनाना पड़ता है।
50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस की शक्ति को किस में नापते हैं, तो भैया डायोप्टर में नापते हैं। डी बराबर क्या होता है, अगर आपका मीटर में है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f हो जाता है, ये फार्मूला हो जाता है। देखिए आपको 50 सेंटीमीटर दिया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर f को हटा करके क्या करेंगे, यहाँ पर 50 दे देंगे, कट हो जाएगा, 5 दूनी के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 2 हो जाएगा, और 2 डायोप्टर यहाँ पर क्या निकल जाके आएगा, आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि तेलीय कागज होता है, यानी कि जब तेल लगा देते हैं कागज में तो वो क्या होता है? ऑप्शन ए है पारदर्शक, बी है अपारदर्शक, सी है पारभाषक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एक होता है पारदर्शी, एक क्या होता है, पारदर्शी भैया होता है, एक होता है पारदर्शी, एक क्या होता है, इसी में अ लगा देंगे, अपारदर्शी बन जाता है, और एक भैया होता है झलकौआ, झलकौआ को कहते हैं अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी भैया, इसी को क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है पारभासी, पारभासी, खूब झलके, पूरा पूरा झलके तो पारदर्शी, पारदर्शक हो जाएगा, खूब झलकेगा तो क्या हो जाएगा, पारदर्शक हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि खूब झलकेगा तो भैया आपका हो जाएगा पारदर्शक, नहीं झलकेगा तो अपारदर्शक, थोड़ा थोड़ा झलकेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये राइट आंसर होगा पारभाषक, क्योंकि तेल लगे कागज में थोड़ा थोड़ा दिखता है। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 10 नंबर का कह रहा है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है जल में, निर्वात में, कांच में, वायु में। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जल में ज्यादा, निर्वात में ज्यादा, कांच में थोड़ा कम, वायु में ज्यादा, यानी कि सबसे कम हो जाएगा आपका कहाँ पर, कहाँ हो जाएगा, कांच में हो जाएगा। यहाँ पर अगर दूसरा प्रश्न पूछ देता है आपसे कि भैया सबसे ज्यादा किस में होगा, तो आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है, निर्वात में होती है। फिलहाल इसका आंसर यहाँ पर सी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में, यहाँ पर निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है किस पर? ऑप्शन ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। यहाँ याद रखिए दृष्टिपटल को ही हम लोग कहते हैं रेटिना। बहुत लड़कन को पता नहीं रहता है कि रेटिना और दृष्टिपटल क्या है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इसी पे प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा आंख की सबसे भीतरी सतह यही है, कौन भैया, रेटिना। चलिए आगे का प्रश्न कह रहा है आपको, कह रहा है कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा नेत्र कुछ इस तरीके का रहता है, पूरा तो मैं बना नहीं पाऊंगा, इस तरीके का होता है, और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया। ये पारदर्शी होता है। ऑप्शन ए आइरिस, बी कॉर्निया, सी लेंस, डी रेटिना। तो आप कहोगे भैया आप मारो इसमें बी मार दो, हमारा कॉर्निया हो जाएगा आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है 12 नंबर का, कि 12 नंबर का तो आप कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दर्पण दोष सुधारा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। तो 3 हमारे पास दोष होता है, याद रखिएगा। एक होता है दूर, एक होता है निकट, और एक होता है जरा। दूर में क्या होता है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, निकट में अवतल का, और जरा में है बुढ़ौती बीमारी इसको कहते हैं, इसमें दोनों होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आप खुद यहाँ पर चूज कर सकते हो कि आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न कहता है कि रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो देखिए हमारे आंख के अंदर में रेटिना के पास 2 कोशिकाएं होती है, एक होती है शंकु, एक होता है क्षर। एक होती है शंकु और एक होता है क्षर। क्षर जो है अंधेरे में भी देखने का काम करता है। आप कहेंगे यहाँ पर धुंधली रोशनी के लिए, धुंधली रोशनी के लिए यहाँ पर काम आता है। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में जो है नहीं होता है। क्या नहीं होता है आपको याद रखना है यहाँ पर,
क्या नहीं होता है? तो भैया क्या कॉर्निया नहीं होता? कॉर्निया क्या रॉड्स और कोन्स नहीं होता है, या पुतली नहीं होता है, या लेंस नहीं होता है? तो आप याद रखेंगे यहाँ पर क्या नहीं होता है, रॉड्स और कोन्स नहीं होते हैं, यानी कि छरनुमा कोशिका और कोन्स यानी कि शंकुनुमा नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न क्या आता है 16 नंबर का कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो भैया विद्युत फ्यूज आपको जानते हैं कि जब तार से तार सटेगा तो एकदम आग निकलेगा, आग निकलेगा यानी कि उष्मा निकलेगा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन भैया हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव। कहता है आगे क्वेश्चन 17 नंबर में किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो जरा आप देखें कि कौन सा नहीं होता है। क्या ये मीटर में नहीं होता? भैया ये मीटर में होता है। क्या वोल्ट मीटर में नहीं होता? वोल्ट मीटर में भी होता है। क्या विद्युत सेल में नहीं होता? विद्युत सेल में भी होता है। तो भैया एक ही बचा, कौन? यहाँ कुंडली, तार में नहीं। प्लस माइनस आप देखे हैं क्या तार में? भैया नहीं, तार में प्लस माइनस नहीं देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है आगे 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? यहाँ पर समझने वाली बात है भैया, वाट के बराबर कौन सा होता है? तो चलिए यहाँ शक्ति बराबर क्या होता है? भैया शक्ति बराबर होता है, याद रखिएगा, ऊपर ऊर्जा होता है, नीचे क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? नीचे आपका समय होता है। एक ऊर्जा हो जाता है, नीचे समय हो जाता है। आप खुद पकड़ लोगे, ऊर्जा यानी कि कार्य, और कार्य माने कि जे, और समय का सेकंड, यानी कि यहाँ पर कार्य करने की जो है दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं, या ऐसे याद रखिएगा। तो जे बाई एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जे बाई एस है? आप कहेंगे भैया जे बाई एस आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। ऑप्शन ए तांबा की, ऑप्शन बी जस्ता की, ऑप्शन सी टंगस्टन की, ऑप्शन डी नाइक्रोम की। तो ये अनरो बहरो जानता क्या है कि भैया इसमें आप मारो नाइक्रोम। क्या मारो? नाइक्रोम। ठीक है। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो ये तो डायरेक्ट परिभाषा से है। कार्य करने की क्षमता को बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसको कहते हैं ना, ऊर्जा कहते हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाए। चलिए आगे का प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? भैया इसकी जो खोज करता है वो है फैराडे। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है भैया, वो काल्पनिक या वास्तविक या दोनों? तो भैया ये काल्पनिक होती है, रियल में नहीं होता है। ये दिखता आपको नहीं है, दिख नहीं सकता है, बस होता यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? भैया जनरेटर कहते हैं। तार कटब जनरेटर के, अजाइब तोहरा ब्याह में भोज भोज खाले बन के वेटर, कैसे कुछ गाना आप लोग सुने होंगे। तो वो वाला भैया जनरेटर यहाँ पर हो जाएगा। विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? जनरेटर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो भैया परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। भैया बहुत कम हो जाता है, शॉर्टकट मारता है, बहुत कम हो जाता है। और याद, अगर यहाँ प्रश्न बदल के पूछ दे कि धारा का मान क्या होता है, तो लइकन सब लघु देख के कम मार देता है, लेकिन उल्टा हो जाएगा। लघु पतन में धारा का मान बढ़ जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा? हीलियम, एल्युमिनियम, या यूरेनियम, या क्रोमियम? तो आपका हो जाएगा यूरेनियम। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अनरो बहरो मार देगा, कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी? तो भैया सूर्य हो जाएगा। निम्न में किसका अर्थ जो है अर्थ जल होता है? पेट्रो का, टर्बो का, नाइट्रो का, हाइड्रो का? बहुत आप लोग सुने होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये वो। तो यहाँ पर याद रखिएगा जल का क्या होता है भैया? हाइड्रो होता है। जैसे आप कॉपर सल्फेट को, मतलब यह प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या पढ़ते हो? कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर चलिए आगे। निम्नलिखित में यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है?
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं NaCl तो डबल कर देगा, MgCl2 डबल कर देगा, तो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पर डी राइट। ठीक है, आगे प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है आपका कि साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भैया इसमें आप क्या उष्मा निकलता है, उष्मा क्षेपी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवशोषण। तो भैया अवशोषण हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दहन में भी ऑक्सीजन चाहिए, श्वसन में भी ऑक्सीजन चाहिए, भोजन पचने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। C2H5OH, C2H6O6, C2H12 सॉरी C2 नहीं, यहाँ पर C6H12O6 ऐसे पढ़ेंगे इसको। जो है हमारा डी हो जाएगा C6 या H6, कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे प्रश्न कहता है 32 नंबर में निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो आपको पहले तो ढूंढ लेना है कि भैया कौन कौन संतुलित है, वो देख लेना है, बाकी एक तो बचेगा ही। देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखो 2H2O है यानी O2 है, ये क्या है, ये नहीं होगा क्योंकि ये संतुलित है। आप सी देखोगे यहाँ H दूगो है, यहाँ भी दूगो है, Cl2 यहाँ दूगो है, यहाँ भी दूगो है, ये भी नहीं होगा। आप यहाँ पे चलो बी ऑप्शन में के या इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ओ यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दूनी 6, Cl यहाँ पर क्या है 2 ठो यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका राइट, कि ये संतुलित नहीं है। नंबर 33, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को कर देता है नीला, तो वो उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। 4 होगा, 11 होगा, 7 होगा या 5 होगा। तो आपको भैया मारना है, क्या हो जाएगा 11, क्योंकि भस्म यहाँ इसमें देखिए भस्म वाला गुण होगा, क्योंकि लाल को नीला कौन कर देता है, भस्म ही करता है। 4 वाला अम्ल हो जाएगा, 7 वाला उदासीन हो जाएगा, डी यहाँ पर ये वाला डी में 5 है यहाँ पर। आगे चलिए